आज की वीडियो का टॉपिक है Sanger's मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंस इज प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन डीएनए। जैसा कि आप सबको पता है कि ATGC ये 4 बेसिस होते हैं किसी भी डीएनए में, और हर जीन में यही 4 बेसिस अलग अलग तरह से अरेंज रहते हैं। तो एग्जैक्टली इन बेसिस का क्या ऑर्डर है, उसी को हम जीन सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। अब ये डीएनए सीक्वेंस पता करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से सेंगर्स मेथड भी एक है, लेकिन ये वो मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, या मोस्ट वाइडली यूज मेथड ये कहा जाता है। इसी का एक नाम है चेन टर्मिनेशन मेथड, और दूसरा इसको हम डाइडिऑक्सी मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब ये दोनों नाम कैसे पड़े इसके हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये मेथड एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक सेंगर थे, 1977 में उन्होंने डेवलप किया था। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। ये मेथड डीएनए सिंथेसिस के ऊपर बेस्ड है। इट इन्वॉल्व्स द डीएनए सिंथेसिस। इसमें आजकल वैसे तो जो इस स्लाइड में, जो इस पूरे वीडियो में जो मैं आपको मेथड यूज़ करने वाली हूँ, वो तो क्लासिकल सेंगर का जो मेथड है वो हम बात करेंगे उसकी। लेकिन आजकल हम कंप्यूटर ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग यूज़ करते हैं, लेकिन इस ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग में भी जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो सेंगर के ही मेथड का प्रिंसिपल यूज़ होता है। अब हम इस स्लाइड में देखते हैं कि हमने यहाँ पे राइबोज शुगर का डायग्राम बनाया हुआ है, और ये जो राइबोज शुगर है, ये दिस इज़ 5 कार्बन शुगर, 1 2 3 4 5, ये येलो कलर से आपको कार्बन शुगर्स दिखाई हैं। इसमें जो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन की जो कार्बन शुगर है, वहाँ पे आप देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये दोनों जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने वाला जो ये फॉर्म है, जिसको हम राइबोज शुगर कहते हैं, ये नेचर में आरएनए में पाया जाता है, आरएनए के मॉलिक्यूल में पाया जाता है। अब आप डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में देखिए, ये भी सेम बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर है इसी का जैसा, बट द ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे जो सेकेंड पोजीशन है कार्बन की, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप H इज प्रेजेंट, दैट मीन्स 1 ऑक्सीजन इज एब्सेंट, और इसीलिए इसको कहते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी यानी कि एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, और ये भी नेचर में पाया जाता है। और डीएनए, जहाँ पे डीएनए बनता है, डीएनए में यही वाली शुगर फॉर्म यूज़ होता है। अब हम तीसरे वाले फॉर्म पे आ जाते हैं, दैट इज़ नोन एज डाइडिऑक्सीराइबोज शुगर। ये डाइडिऑक्सीराइबोज शुगर की जो विशेषता है वो आप देखिए कि इसके 2 प्राइम कार्बन पोजीशन पे और 3 प्राइम कार्बन पोजीशन पे दोनों पे ही OH ग्रुप नहीं है, मतलब OH ग्रुप इसमें से बिल्कुल हटा दिया गया है, और दोनों ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई हैं, और दोनों जगह 2 प्राइम एंड 3 प्राइम कार्बन पोजीशन पे सिर्फ H है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो OH है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों OH हैं, लेकिन ये वाला जो OH है, डीएनए में जो शुगर मिलती है उसमें 3 प्राइम एंड 3 प्राइम शुगर पोजीशन पे जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ द रीज़न, जहाँ ये वो रीजन है जहाँ पे आके नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखो डाइडिऑक्सी में दोनों ही जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 प्राइम कार्बन पोजीशन पे होना चाहिए था, वो यहाँ पे है ही नहीं। और अगर हम देखें कि ये डाइडिऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ पाई जाती है, तो नेचर में किसी भी बायोमॉलिक्यूल में ये नहीं पाई जाती है, लेकिन सेंगर ने इसे बहुत जुडिशियसली यूज़ किया अपने मेथड में, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये उन्होंने कैसे यूज़ किया और कहाँ पे यूज़ किया। लेकिन ये डाइडिऑक्सीराइबोज शुगर यूज़ करने के ही कारण इसको हम डाइडिऑक्सी मेथड भी कहने लगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये वही वाली शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि मैंने बताया था जैसे कि पेंटोज शुगर है, और ये हमने पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखाया। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, तो यहाँ पे एक बेस भी लगेगा। ये बेस कोई भी ATGC में से कोई सा भी बेस हो सकता है, और दूसरा इसमें दूसरी तरफ यहाँ पे फॉस्फेट होगा,
क्योंकि ये ट्राइफॉस्फेट है, सो हियर यू कैन सी 3 फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड हैं। तो ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब हम देखते हैं कि जब चेन इलोंगेशन होती है, यानी कि जब एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जब एक न्यूक्लियोटाइड के में दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो वो कहाँ पे जुड़ता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे। सी, दिस इज फर्स्ट डीएनटीपी, पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ओके। और ये है सेकंड डीएनटीपी। ये जब सेकंड डीएनटीपी इसके साथ जुड़ता है तो जो ये सेकंड डीएनटीपी का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इसके OH ग्रुप से जाके जुड़ता है, यानी कि ये वाला जो OH ग्रुप है ये इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी OH ग्रुप के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये सेकंड वाला इसके साथ जुड़ गया। अब ये थर्ड वाला देखिए, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड आया, उसका भी फॉस्फेट ग्रुप जाके इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ गया, तो ये तीसरा भी इसी चेन में जुड़ गया। अब चौथे का नंबर आया। अब चौथे में ये देखिए ध्यान से कि ये डीएनटीपी था, ये भी डीएनटीपी था, ये भी डीएनटीपी था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड थे ये सारे। अब जब चौथा वाला न्यूक्लियोटाइड जुड़ा तो ये डीएनटीपी ना होके ये डीडीएनटीपी है। तो अब डीडीएनटीपी में इफ़ यू रिमेंबर, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें तो 3 प्राइम कार्बन पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं, लेकिन ये इस चेन में जुड़ सकता है क्योंकि इसके पास फॉस्फेट तो है और जुड़ने के लिए तो सिर्फ फॉस्फेट चाहिए। और इसके पहले वाले डीएनटीपी में OH ग्रुप भी था, तो ये यहाँ पे जुड़ सकता है। लेकिन जुड़ने के बाद जब इसके नेक्स्ट आएगा फोर्थ, मतलब फोर्थ तो ये है, फिफ्थ वाला जब इसमें आके जुड़ने लगेगा तो वो देखो कहाँ पे जुड़ेगा, वो जुड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि OH ग्रुप ही नहीं है यहाँ पे। तो उसका जो नेक्स्ट वाला आएगा वो फॉस्फेट ग्रुप उसके पास होगा, लेकिन वो इसके साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो उससे क्या होगा कि यहीं पे आके ये चेन टर्मिनेट हो जाएगी, इसके आगे ये चेन बढ़ेगी ही नहीं। एंड दैट्स वाई ये मेथड को हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये डीएनए सैंपल है विच इज़ डबल स्ट्रैंडेड, 5 प्राइम 3 प्राइम एंड 3 प्राइम 5 प्राइम एंड यू ऑलरेडी नो दैट एट 5 प्राइम एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इस मेथड के लिए हमें सबसे पहले इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का डीनेचुरेशन करना होता है। डीनेचुरेशन से हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाता है। अब डीनेचुरेशन हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम हीटिंग करके कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन हो जाता है और ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बेसिस के बीच में वो लूज़ हो जाते हैं और आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बच जाता है। अब जब आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया तो तब हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 4 डिफरेंट ट्यूब्स में डाल देते हैं और ये पूरी सेंगर्स की जो प्रोसेस है सीक्वेंसिंग की वो हम 4 डिफरेंट ट्यूब्स में करते हैं। और यहाँ पे तो हमने एक मॉलिक्यूल को दिखाया है, एक डीएनए मॉलिक्यूल से एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला, पर ऐसा हमें ढेर सारा सैंपल मिल जाएगा। अब हमने जब इसको 4 ट्यूब्स में डिवाइड कर लिया तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डीएनए सिंथेसिस के बारे में बताना चाहती हूँ। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहती हूँ कि जब भी डीएनए सिंथेसिस होती है तो उस समय हमें बहुत सारे सबस्ट्रेट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं डीएनए सिंथेसिस के। और उनमें से सबसे पहला है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका टेम्पलेट की तरह यूज़ होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपने पहले ही बना लिया है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें चाहिए होगा जब भी, जहाँ पे भी हम चारों ट्यूब्स में हमें चाहिए होगा ये। उसके अलावा हमें एक लेबल्ड प्राइमर चाहिए और प्राइमर जो है इट्स अ वेरी शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, छोटा सा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि आप सिंथेसाइज कर सकते हो और ये लेबल्ड होता है, जनरली रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है शुरू में, बाद में इसमें फ्लोरेसेंट डाई से लेबलिंग भी कर सकते थे हम इसको। तो ये कोई सा भी, मतलब किसी तरह की लेबलिंग ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि हम बाद में डिटेक्ट कर सकें आपके डीएनए फ्रैगमेंट को। यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये जो प्राइमर है आपका वो यहाँ आके यहाँ पे अटैच हो गया इसके साथ
क्योंकि जब भी डीएनए सिंथेसिस होती है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अपने आप नहीं बनना शुरू हो जाता है। उसको शुरू होने के लिए एक स्टार्टर के तौर पे एक प्राइमर चाहिए होता है। तो इस तरह से ये प्राइमर यहाँ पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे फिर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स इसके साथ ऐड होते जाते हैं और इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता चला जाता है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पे हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है डीएनए सिंथेसिस के लिए। फिर हमें सभी चारों तरह के डीएनटीपीज चाहिए। एटीजीसी जो 4 बेसेस होते हैं उनके जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएटीपी, डीटीटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, ये चारों हमें चाहिए। तो चारों अच्छे क्वांटिटी में और हमें चारों ट्यूब्स में चाहिए होंगे, अभी आप आगे देखेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये डायडिऑक्सी मेथड भी है ना, तो इसके लिए हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में DDNTPs भी चाहिए। DDNTP का आपने स्ट्रक्चर अभी पढ़ लिया है और आपको पता है कि ये DDNTP डालने की वजह से ही चेन टर्मिनेशन होती है। तो ये DDNTP चाहिए, लेकिन ये हम चारों ट्यूब में नहीं डालेंगे, ये हम एक तरह का DDNTP एक ट्यूब में डालेंगे। तो ये सब जो है एक तरह से प्री रिक्विजिट्स हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए, जो सेंगर्स मेथड के लिए भी प्री रिक्विजिट है। ओके, अब यहाँ पे ये 4 ट्यूब्स दिखाई हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला था, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और वो चारों पार्ट्स में डिवाइड करके हमने इन चारों ट्यूब्स में डाल दिया। और इन चारों ट्यूब्स में सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो डीएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं, जिनको अभी हमने डिस्कस किया कि एंजाइम चाहिए, डीएनटीपीस चाहिए, और वो सब हमने इन चारों में डाल दिया है। यानी कि चारों में रिएक्शन हो सकती है डीएनए की। और साथ में हमने क्या किया कि हमने पहली वाली ट्यूब में DDATP डाला, ये डाइडिऑक्सी की मैं बात कर रही हूँ, ओके। DDATP डाला, दूसरे वाले में हमने DDGTP डाला, तीसरे में हमने DDCTP डाला और चौथे वाले में हमने DDTTP डाला। यानी कि चारों ट्यूब्स में हमने अलग अलग तरह के DDNTPs डाले हैं और चारों ट्यूब्स में हमें पहले से पता है कि हमने किस में क्या डाला है। यानी कि किस में कहाँ पे जाके चेन टर्मिनेट होगी वो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमने उसमें कौन सा वाला DDNTP डाला है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मैंने आपको एक सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस लिखी है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है और यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल से ATGC ये सीक्वेंस बताई है कि मतलब सपोज हमें पहले से पता है कि सपोज ये सीक्वेंस है और ये इसका 3 प्राइम एंड है और ये इसका 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप होगा और यहाँ पे हमेशा OH ग्रुप होगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास, हमने कहा कि अगर ये हमारे पास सीक्वेंस है जो हमने इन चारों ट्यूब्स में डाली है सिंगल स्ट्रैंडेड की, तो DDATP और ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स DDNTPs डालने से कैसे कैसे डीएनए सिंथेसिस होगी और कहाँ पे जाके कट होगी। देखिए पहली ट्यूब में हम देखते हैं कि हमने क्या डाला था, DDATP डाला था, यानी कि ए वाले पोर्शन तक तो सिंथेसिस होगी, लेकिन जैसे ही DDATP ऐड होगा आपकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, वैसे ही वहीं पे जाके चेन टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि इसके पास कहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं। DDATP के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं, तो जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इसके साथ जुड़ना भी चाहेगा लेकिन वो जुड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये टेम्पलेट है ATGC ये वाला। ये मैंने एक सिंपल सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ली है, आप इसको कुछ भी रैंडमली लिख सकते हैं, कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सीक्वेंस लिखनी है, आप कोई सी भी सीक्वेंस रैंडमली कुछ भी लिख लीजिए। तो आप देखो ये ए जैसे ही सिंथेसिस शुरू हुई, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है तो टी इसमें जुड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो टी था उसके अगेंस्ट ए न्यूक्लियोटाइड जो था वो यहाँ पे बाइंड होना था और चांस की बात है कि ये जो DDATP है ये यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो DDATP हम डालते हैं, DDNTP मतलब कोई से भी ये डाइडिऑक्सी वाले जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं
वो हम बहुत कम रेशियो में डालते हैं, और वो बहुत कम रेशियो में डालने की वजह से क्या होता है कि वो कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं पे इनकॉर्पोरेट हो जाए। यहाँ पे 2 बार टी आया है, तो या तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होने के चांसेस थे या यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होने के चांसेस थे। नाउ दिस इज़ जस्ट अ चांस कि रैंडमली ये यहीं पे आके अटैच हो गया, और जैसे ही ये DDATP यहाँ पे आके अटैच हुआ, चेन यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है? सेम सीक्वेंस तो वही रहेगी जो ऊपर मैंने लिखी है। अब यहाँ पे इस जगह तो नॉर्मल ATP मतलब DATP ऐड हुआ, तो यहाँ पे तो चेन टर्मिनेट नहीं हुई। दूसरा T के ऑपोजिट यहाँ पे जब A हुआ इनकॉर्पोरेट, तो वो DDATP हो गया। मतलब कि पहले वाले केस में नॉर्मल वाला DATP हुआ, लेकिन जो दूसरा वाला जहाँ पे A आया वहाँ पे DDATP। तो पहले तक यहाँ तक तो चेन आराम से इलोंगेट होती रही, लेकिन जैसे ही वो इस पोजीशन पे आई, चेन टर्मिनेट हो गई। तो ये पॉसिबिलिटी है, इस तरह के रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है इस फर्स्ट ट्यूब में। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास एक फ्रेगमेंट आया जो कि सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड लंबा है, और दूसरा फ्रेगमेंट आया आपके पास जो कि 6 न्यूक्लियोटाइड जिसमें इनकॉर्पोरेट हो चुके थे। सेकेंड ट्यूब में देखिए सेम वही, यही वाली जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का सीक्वेंस है वही हमने यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ पे हमने जो ऐड किया है वो DDGTP ऐड किया है, यानी कि G कहाँ पे ऐड होता है? जहाँ ऊपर C होगा। तो यहाँ पे C कहाँ कहाँ है? एक C यहाँ पर है, दूसरा C लास्ट में है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही पहला G इनकॉर्पोरेट हुआ तो वो DDGTP इनकॉर्पोरेट हो गया। सो व्हाट विल हैपन? द चेन विल बी टर्मिनेटेड हियर। इसके आगे DNA सिंथेसिस नहीं होगी। सेकेंड केस में हमने दिखाया कि इस जगह पे तो नॉर्मल DGTP ऐड हुआ, लेकिन जो लास्ट वाला पोर्शन आया वहाँ पे जाके DDGTP ऐड हुआ। तो द रिजल्ट इसके आगे की नहीं होगी, और ये पूरा का पूरा 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग फ्रेगमेंट बन गया, और ये ऊपर वाला 4 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग बन गया फ्रेगमेंट। नेक्स्ट में DDCTP हमने इनकॉर्पोरेट किया। द रिजल्ट इज C कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है? टेम्पलेट में जहाँ पे G होगा, तो G के कॉम्प्लीमेंट्री C। तो यहाँ पे C पे ही अगर ये DDCTP अटैच हो गया, तब तो फिर आपका सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड लंबा फ्रेगमेंट बना, और अगर ये यहाँ पे जाके इनकॉर्पोरेट हुआ तो देन 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग बन गया। और इसी तरह से बिल्कुल फोर्थ में भी हो जाएगा, फोर्थ ट्यूब में भी। यहाँ पे तो देखिए जैसे ही T इनकॉर्पोरेट हुआ वो दैट वाज DDTTP, और रिजल्ट इज कि यहीं पे एक न्यूक्लियोटाइड बड़ा ही, बस एक ही न्यूक्लियोटाइड ऐड हो पाया था, वहीं पे चेन फ्रेगमेंट जो था आपका टर्मिनेट हो गया। लेकिन यहाँ पे 5 न्यूक्लियोटाइड के बाद हुआ। तो इस तरह से द रिजल्ट इज कि आपको हर पॉसिबल फ्रेगमेंट यहाँ पे मिल सकता है, जिसकी जो लंबाई है, जो फ्रेगमेंट की लेंथ है, वो हर एक की अलग अलग होने की पूरी संभावना है। इन चारों ट्यूब्स में कुछ ना कुछ लेंथ का DNA आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आपको इन चारों ट्यूब्स में प्रोडक्ट्स मिल गए, ऐसे बहुत सारे DNA मिल गए, ऐसे बहुत सारे DNA मिल गए, इस तरह से ये आपको प्रोडक्ट्स मिल गए। अब इन ट्यूब्स में जब तक ये प्रोडक्ट्स पड़े हैं आपको नहीं पता कि क्या है वो, लेकिन अब आप इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आपको ऑटो रेडियोग्राफी करनी है, मतलब कि आप इसको विजुअलाइज एक्सरे फिल्म में करिए, और उसके बाद फिर हम इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। हमें बैंड्स मिल जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और वो हम उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इस तरह से हमें सीक्वेंस अल्टीमेटली पता लग जाती है कि क्या होता है, क्या सीक्वेंस है आपकी। इस डायग्राम में हमने DNA बैंड पैटर्न दिखाया है, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो बैंड पैटर्न आया वो हमने यहाँ पे दिखाया है। अब इसमें ये यहाँ से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब यहाँ पे वेल्स होंगे ऊपर, और यहाँ पे हम जो आपकी 4 ट्यूब्स में जो 4 तरह के प्रोडक्ट्स आए थे, उनको हम एक ट्यूब का प्रोडक्ट इसमें, दूसरे का इसमें, तीसरे का इस वेल में, और चौथे का इस वेल में डालेंगे। पहली वाली कौन सी वाली ट्यूब हमने ली यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने दिखाई है, जिसमें DDATP डाला था। ये वाली वो है जिसमें DDCTP डाला था। DDGTP और DDTTP ये वो है।
आप इसको आगे पीछे किधर भी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। अब जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल होता है कि जो डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, या आप कह सकते हो कि जो डीएनए की लेंथ होती है, जो सबसे स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, वो सबसे दूर तक जा पाता है। यानी कि इधर सबसे नीचे जो मिलेगा वो वाला होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, वो सबसे नीचे मिलेगा। और जो सबसे हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला डीएनए होता है, या जिसकी कह सकते हो आपकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता है, तो वो वेल के आसपास कहीं आपको दिखेगा और अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वो ट्रैवल करते हैं। ये इतना सब तो आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे मैंने एक बैंड दिखाया है कि सपोज हमें जो सबसे पहला बैंड मिला वो हमें मिला इस वाली लेन में। तो ये कौन सी वाली लेन है? जहाँ पे TTP डाला था। तो जैसे ही T इनकॉर्पोरेट हुआ होगा, बिल्कुल उसी समय डीएनए सिंथेसिस बंद हो गई होगी, डीएनए सिंथेसिस टर्मिनेट हो गई। तो हमें अब यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ये वाली जो, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे T होगा, ये हमें पता है। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड है, उसमें सबसे पहले जो आएगा 5 प्राइम एंड से वो है T। अब उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा इसके ऊपर ये जो दूसरा बैंड आया है वो आया है इस लेन में, यानी कि इस लेन में आने का मतलब है कि इसमें ये है A, और इसके बाद अगर हम देखें तो ये C, उसके बाद अगर आप देखिए तो ये G में आया। तो इसका मतलब है कि इसके बाद ये यहाँ पे कहाँ पे G टर्मिनेट हुई होगी? G पे, तो यहाँ पे G रहा होगा। उसके बाद अगर आप देखो तो T है, फिर हम उसके बाद देखें तो फिर से A है, उसके बाद देखें तो C है, उसके बाद G है। तो इस तरह से ये सारे हमें बैंड्स मिल रहे हैं। तो अगर हम देखें कि न्यूली सिंथेसाइज न्यूली सिंथेसाइज जो स्ट्रैंड है उसमें 5 प्राइम पोजीशन से 3 प्राइम पोजीशन की तरफ TACG TACG ये सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस आपने कैसे पता करी? चेन पहले डीएनए सिंथेसिस कराई, फिर डीएनए सिंथेसिस कराने के बाद हमने डीएनए को टर्मिनेट किया। किससे टर्मिनेट किया सिंथेसिस को? डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से। तो हमें ये पूरी सिंथेसिस मिली, ये पूरी सीक्वेंस मिली। अब ये चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर से ध्यान रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको जो सैंपल हमने दिया है डीएनए सैंपल, उसकी सीक्वेंस पता करनी है, तो ये वो सीक्वेंस नहीं है, ये वो सीक्वेंस है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड में है। तो अगर हमें सैंपल में क्या सीक्वेंस होगी वो पता करनी है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लीजिए। G का C कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, C का G, A का T। तो देख लीजिए ये सीक्वेंस हो गई 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गई ATGC ATGC। ये वो है जो आपकी सैंपल में थी। और अगर आप अभी याद करेंगे तो ATGC यही सीक्वेंस मैंने ली थी। So that's how we find out the sequence by Sanger's method.